वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारा टॉपिक है वायरल प्रोटीन्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वायरल प्रोटीन्स के सबसे पहले हमारी बुक में फंक्शंस गिवन है, तो हम पहले उसके फंक्शंस कर लेते हैं। वायरल प्रोटीन्स में वायरस में जितने भी प्रोटीन्स हैं उन सबके हमने फंक्शन यहाँ पे करने हैं। सबसे पहले कैप्सिड जो है, मैंने आपको बताया था, वो भी एक प्रोटीन कोट है। तो कैप्सिड का क्या फंक्शन है? कैप्सिड बेसिकली जो है वो हमारा जो न्यूक्लिक एसिड जिनोम है उसके इर्द गिर्द होता है। तो ये जिनोम को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम डिग्रेडेशन बाय न्यूक्लियसेस। जो सेकंड प्रोटीन है अब वो है सरफेस प्रोटीन। सरफेस प्रोटीन क्या करती है वायरस की? जब वायरस ने किसी सेल में इन्फेक्शन कॉज करनी होती है तो जो सरफेस प्रोटीन होती है वो होस्ट सेल के साथ अटैचमेंट में हेल्प करती है। और वो ही जो वायरस जो रिसेप्टर प्रोटीन, जो होस्ट का रिसेप्टर होता है उसके साथ जाके बाइंड करती है, जो सरफेस प्रोटीन होती है। तो यही जो है फैक्टर जो कि स्पेसिफिसिटी कॉज करता है, यानी कि हर एक वायरस जो है वो किसी किसी सेल्स में ही सिर्फ डिजीज़ कॉज कर सकता है। वो इसलिए कि उसके पास वो सरफेस प्रोटीन होती है जो कि एक स्पेसिफिक सेल के रिसेप्टर्स के साथ बाइंड कर सकती है। तो ये स्पेसिफिसिटी कॉज करता है। सेकंड जो थर्ड फंक्शन है हमारे पास वो है कि जो आउटर वायरल प्रोटीन होती हैं उनके ऊपर एंटीजेंस मौजूद होते हैं। अब एंटीजेंस क्या करते हैं? जब वो एंटीजेंस जाते हैं किसी सेल में तो फिर एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं, और एंटीबॉडीज़ फिर साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को जो है एक्टिवेट कर देती हैं। और फिर साइटोटॉक्सिक टी सेल्स क्या करते हैं? वो सेल जिसको वायरस से इन्फेक्ट किया था उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ये बेसिकली फंक्शन होता है। लेकिन अब यही नहीं है कि सिर्फ एंटीजेंस जो है वो सिर्फ एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं और इन्फेक्टेड सेल को डिस्ट्रॉय कराते हैं, बल्कि ऐसा होता है कि वो एंटीबॉडीज़ जो ये खुद प्रोड्यूस करते हैं वो इन पर भी जाके बाइंड हो जाती हैं, और वो इन एंटीजेंस के साथ जाके बाइंड करती हैं और इन एंटीजेंस को न्यूट्रलाइज कर देती हैं। और फिर वायरस की जो रेप्लिकेशन है और सेल में जो एंट्री है उसको फर्दर जो है होने से रोकती हैं। तो ये सारा जो है, ये तीन इसके फंक्शंस है। एक था कैप्सिड प्रोटेक्शन करता है, दूसरा जो है वो बाइंडिंग प्रोटीन, जो सरफेस प्रोटीन है वो बाइंड करता है रिसेप्टर के साथ, स्पेसिफिक होता है। और जो एक है एंटीजेंस वाला, कि एंटीजेंस जो है वो फिर आगे इम्यून रिस्पॉन्स कॉज करता है। तो ये तीन जो है वो इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास एक टर्म है जिसे हम कहते हैं सीरोटाइप। ये जो है बेसिकली एंटीजेंस से रिलेटेड है। जिस वायरस के ऊपर जितनी वैरायटी होगी एंटीजेंस की, हम कहेंगे उसके पास इतने सीरोटाइप्स हैं, उसकी इतनी सीरोटाइप्स हैं। लेट्स सपोज जैसे पोलियो वायरस के पास 3 एंटीजेंस होते हैं, 3 डिफरेंट एंटीजेंस होते हैं। और तो हम कहेंगे कि पोलियो वायरस की जो सीरोटाइप्स हैं वो है 3 इन नंबर। तो चलिए बुक की तरफ चलते हैं कि क्या लिखा हुआ है हमारी बुक में। तो इन्होंने यहाँ पे बोला है कि जो मीज़ल वायरस है उसकी 1 सीरोटाइप होता है, जो पोलियो वायरस है उसकी 3 सीरोटाइप्स, और जो राइनो वायरस है उसके 100 सीरोटाइप्स हैं। ये मेमोराइज़ करना है आपने। तो अब बेसिकली हम समझा देते हैं इसमें है क्या। होता क्या है कि जो एक वायरस होता है ना उसके ऊपर एंटीजेंस मौजूद होते हैं। मैं पीछे भी आपको बता चुकी हूँ। तो ये जो एंटीजन है ये क्या करते हैं? किसी भी सेल में जाके एंटीबॉडीज़ जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं और फिर ये एंटीबॉडीज़ से न्यूट्रलाइज कर देती हैं। बेसिकली ये प्रोसेस होता है। लेकिन ये है कि कुछ ऐसे होते हैं जिनके, लेट्स सपोज पोलियो वायरस है, उसके 3 सीरोटाइप्स हैं लेट्स सपोज। तो इसका मतलब है पोलियो वायरस की टाइप 1 है। टाइप 1 के पास एंटीजन 1 होगा, यानी एक एंटीजन इसके पास होगा। टाइप 2 के पास अलग एंटीजन होगा, टाइप 3 के साथ अलग एंटीजन होगा। अब अगर हम लोग लेट्स सपोज पोलियो की जो है वो वैक्सीन लगाते हैं अगर, तो उसमें अगर एंटीजन 1 जो है उसकी एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं तो तब भी हमें पोलियो हो सकता है बिकॉज ऑफ एंटीजन 2 वाले वायरस और एंटीजन 3 वाला वायरस। तो इसलिए जब भी हम अगर वैक्सीन लगाएंगे तो उसके अंदर जो है वो तीनों एंटीजन्स की एंटीबॉडीज़ मौजूद होनी चाहिए फॉर द प्रोटेक्शन। तो ये है इसका बेसिकली। सबसे पहले हम देखते हैं कि वैक्सीन होती क्या है। वैक्सीन बेसिकली ये होता है कि जो भी हमारे पास डिज़ीज़ हो उसका एंटीजन उसमें मौजूद होता है, वीक फॉर्म में मौजूद होता है। वो डिज़ीज़ नहीं कॉज कर सकता लेकिन एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर देता है। तो इन केस अगर हमें वो डिज़ीज़ हो भी जाए तो हमारे पास पहले से ही एंटीबॉडी हमारी बॉडी में मौजूद होती है जिसकी वजह से वो एंटीजन को न्यूट्रलाइज कर देती है। तो वैक्सीन बेसिकली होता है कि उसमें जो है वो उस एक स्पेसिफिक एंटीजन की एंटीबॉडी मौजूद होती है, वो एंटीजन जो डिजीज़ कॉज कर सकता है। अब ये जो 3 टाइप्स मैंने लिखी हैं, इन्फ्लुएंजा वायरस और HIV और जो हेपेटाइटिस C है, ये ऐसी वायरस हैं कि जिनके जो एंटीजन्स हैं ना, जिनके एंटीजन्स रैपिडली चेंज होते हैं। मतलब जैसे
मैंने आपको बताया कि सीरो टाइप्स कुछ कुछ के डिफरेंट होते हैं ना, इससे ज़्यादा ये टाइप्स जो ऐसी हैं, इनके सीरो टाइप्स यानी कि इनके एंटीजन्स जो हैं वो रैपिडली चेंज होते हैं वक्त के साथ साथ। तो अगर हम इनकी वैक्सीन जो है, लेट्स सपोज अगर हम लगाएं, इन्फ्लुएंजा जो है वो 1-2 साल बाद उसका एंटीजन चेंज होता है। अगर हम इसकी वैक्सीन लगाएं तो एक स्पेसिफिक एंटीजन का एंटीबॉडी वैक्सीन में मौजूद होगा, लेकिन 1-2 साल बाद जब एंटीजन ही चेंज हो जाएगा तो उसकी एंटीबॉडी तो हम लोगों ने पहले से नहीं ना अंदर होगी उसके, तो यह डिजीज़ कॉज कर सकता है, तो ये वैक्सीन सक्सेसफुल नहीं होगी। HIV और HC का ये है कि इनकी जो एंटीजन है वो बहुत रैपिडली जो है वो चेंज होते हैं। यही वजह है कि आज तक इसकी जो है वो कोई वैक्सीन नहीं बनी, क्योंकि इसके एंटीजन्स चेंज होते रहते हैं। तो यही था सारा कुछ जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, यहाँ तक बुक में यही लिखा है। अब नेक्स्ट ये कुछ इंटरनल वायरल प्रोटीन्स की बात हो रही है। वो उन्होंने बताया कि वो स्ट्रक्चरल भी हो सकती हैं। अगर एक वायरस इन्वेलप्ड है, यानी जब इन्वेल्प होता है तो वो कैप्सिड के ऊपर होता है, तो फिर इस वायरस में तो कैप्सिड जो है वो अंदर ही आ गया ना, बाहर इन्वेलप होता है। तो कैप्सिड प्रोटीन्स भी होती हैं। कुछ में जो है वो स्ट्रक्चर के बजाय इंजाइम्स की फॉर्म में भी प्रोटीन्स होती हैं, जैसे कि पॉलीमरेजेस होते हैं वायरस में, DNA और RNA के, जो कि वायरल मैसेंजर RNA सिंथेसाइज करते हैं। उसके अलावा जो है वो कुछ में मैट्रिक्स प्रोटीन भी होती है, ये भी उनमें होती है जिनमें इन्वेलप हो। तो फिर ये क्या कराती है फंक्शन, ये कैप्सिड और इन्वेलप के दरमियान इंटरेक्शन कराती है। तो ये कुछ टाइप्स थी प्रोटीन्स की। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात कि कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो कि सुपर एंटीजन्स प्रोड्यूस करते हैं। अब जो नाम है ना कि कौन कौन से वायरस में कौन कौन सी एक्सेप्शन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पेपर में आता है। तो इसके नाम अपने याद रखने के, कौन से वायरस सुपर एंटीजन्स प्रोड्यूस करते हैं। एक तो है एप्स्टीन बार वायरस, दूसरा है साइटोमेगैलो वायरस, तीसरा है रेट्रो वायरस, मेमरी माउस ट्यूमर वायरस, माउस मेमरी ट्यूमर वायरस, इतने मुश्किल नाम है। तो ये हो गए नाम आपने याद करने के, कौन कौन से सुपर एंटीजन्स प्रोड्यूस करते हैं। उसके अलावा रीज़न क्या है कि ये सुपर एंटीजन्स प्रोड्यूस करते हैं। ये वायरस जो हैं इनको अपनी रेप्लिकेशन के लिए CD4 पॉजिटिव T सेल्स चाहिए होते हैं, यानी कि ऐसे वायरस जिनको अपनी एक्टिवेशन के रेप्लिकेशन के लिए CD4 पॉजिटिव T सेल्स चाहिए, वो सुपर एंटीजन्स प्रोड्यूस करते हैं। ये लॉजिक है हमारे पास। लास्ट बट नॉट द लीस्ट टॉपिक, टैगोमेंट के बारे में हम बात करेंगे। टैगोमेंट एक स्ट्रक्चर है जो कि कुछ वायरस में होता है। वो कौन कौन से वायरस आपको नाम याद रखने हैं, एक है herpes सिम्प्लेक्स, दूसरा है साइटोमेगैलो वायरस। तो टैगोमेंट होता क्या है, ये बेसिकली न्यूक्लियोकैप्सिड और एनवेलप के दरमियान जो है प्रेजेंट होता है, और ये इसमें ना डिफरेंट प्रोटीन्स मौजूद होती हैं, जैसे कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन फैक्टर्स, जो कि वायरल प्रोटीन और मैसेंजर RNA को बनाने में मदद करती हैं, इन प्रोसेसेस को एक्सेलरेट करती हैं। फॉर एग्जांपल वायरल प्रोटीन 16 एक टैगोमेंट है। ये क्या करता है, ये RNA और प्रोटीन की सिंथेसिस को बढ़ा देता है ताकि रेप्लिकेशन जो है वो हो सके। इसके अलावा टैगोमेंट क्या करता है, इंटरफेरॉन की एक्टिवेशन को इनहिबिट करता है, और हमें पता है इंटरफेरॉन जो है वो इम्यून सिस्टम का पार्ट है। तो इस तरह ये जो है वो होस्ट के इम्यून सिस्टम को मात दे देता है और अपना काम करता है। टैगोमेंट इंटरफेरॉन को इनहिबिट करता है। दूसरा, ये जो है इसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन प्रोटीन्स होती हैं जो कि सिंथेसिस करवाती हैं, और ये किन वायरसेस में होता है, herpes सिम्प्लेक्स और साइटोमेगैलो। So this is the end. I hope you understand. If you don't understand, you can ask in the comment box. Thank you. Allah Hafiz.